हैं आप। और सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से है। मुख्यमंत्री साय का आज दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम होने जा रहा है और प्रदेश भर से आए आम जन से सीधे संवाद करेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। जन दर्शन में समस्याओं से संबंधित आवेदन लेंगे मुख्यमंत्री। पिछले जन दर्शन में बड़ी संख्या में आम जनता पहुंची थी और ये जन दर्शन कार्यक्रम हर गुरुवार को अब आयोजित होने जा रहा है और आज दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री आवास में आम जनता से न केवल सीधा संवाद होगा बल्कि आम जनता की जो समस्याएं होंगी उनका त्वरित निराकरण करने का प्रयास भी होगा, कोशिश भी होगी। तुरंत ही जो जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा, यानी कि जो अफसर होंगे उन्हें तुरंत निर्देशित किया जाएगा और जैसे भी जनता को लाभ पहुंचाया जा सकता है वो कोशिश इस जन दर्शन कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। तो जन दर्शन का मकसद ही दरअसल आम जनता के सरोकारों से जुड़ा है, आम जनता की परेशानियों से जुड़ा है कि लोगों की परेशानियां कम की जा सकें। अमूमन आम जनता सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर जब परेशान हो जाती है, ऐसी स्थिति में एक विकल्प देने की कोशिश भी है सरकार के जरिए, मुख्यमंत्री के जरिए। और न्यूज 18 संवाददाता तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। तनु, जन दर्शन, ये दूसरा जन दर्शन कार्यक्रम आज होने जा रहा है, पहले के अनुभव क्या है और दूसरे में भी उसी तरह से आम जनता पहुंचेगी आज? जी बिल्कुल, देखिए सीएम साई के साप्ताहिक जनदर्शन का आज जो है वो दूसरा दिन है। इससे पहले 27 जून को जनदर्शन कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था और जिसमें लगभग सभी संभाग के लोग जो है वो पहुंचे थे। बड़ी संख्या में सभी अपनी समस्याएं लेकर सीएम हाउस जो है वो पहुंचे थे और सुबह 6 बजे से लंबी कतारें लोगों की जो है वो देखने को मिल रही थी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम साई जो है सभी की समस्याओं को उन्होंने सुना। उसके बाद जिन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा सकता है उसका त्वरित निराकरण भी जो है वो किया गया है। और आज भी सीएम हाउस में करीब 11 बजे से जनदर्शन कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया जाना है और आज भी उम्मीद जताई जा रही कि बड़ी संख्या में लोग सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में जो है वो पहुंचेंगे। हाल ही में बीते दिनों सीएम के जनदर्शन कार्यक्रम में अवैध कब्जे की जो है वो समस्या सामने आई थी, जिसका त्वरित निराकरण भी बीते दिनों किया गया है और अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी जो है वो चलाया गया है। और सीएम जनदर्शन के पहले जब पहला जनदर्शन हुआ था तब ये समस्या आई थी और दूसरे जनदर्शन के जस्ट एक दिन पहले प्रशासन का एक्शन जो है वो इसमें देखने को मिला है। तो लगातार समस्या जिनका त्वरित निराकरण किया जा सकता है वो भी किया जा रहा है। लगातार समस्याएं सीएम साय सुन रहे हैं, इसको लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जो है वो दिए गए हैं। सभी एप्लीकेशन लेकर आम जनता जो है वो पहुंचे, उनके एप्लीकेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद समस्याओं का निराकरण भी जो है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल तनु, उस व्यवस्था को जरूर समझाइएगा कि कैसे समस्याएं लेकर जनता सीएम के पास पहुंचते हैं और दूसरा कैसे उनका निराकरण होता है। अभी आप बता रहे थे कि इकट्ठी की जाती हैं तमाम जो एप्लीकेशंस हैं, अफसर्स वहां पर मौजूद रहते हैं क्या? दूसरा कैसे अगर दूसरे जिले का या दूसरे संभाग का मामला है उसका निराकरण कैसे होता है? जी बिल्कुल, देखिए सभी जो आम जनता अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेकर वहां पर पहुंचना होता है। उसके साथ उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में उनको जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के सभी डॉक्यूमेंट लेकर वो सीएम साय के पास पहुंचते हैं। सीएम साय को पहले वो अपनी समस्याएं बताते हैं, जिसके बाद सीएम साय जिस भी विभाग की जो समस्या होती है उसके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो देते हैं। अधिकारियों के द्वारा उस एप्लीकेशन फॉर्म को इकट्ठा जो है वो किया जाता है, जिसके बाद उस पूरे मामले की जाँच की जाती है और जाँच होने के बाद अगर वो समस्या सही पाई जाती है तो उसके बाद सरकार की तरफ से जो है उस जिले के सभी अधिकारियों, कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उसके बाद उस समस्याओं का निराकरण जो है वो किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये और बहुत महत्वपूर्ण अब ये क्रम है जो चलता रहेगा। तनु रहेगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुए बीजेपी के सहयोग केंद्र, आम जनता और कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएंगी। इन सहयोग केंद्रों में अलग अलग दिन मंत्री भी इन सहयोग केंद्र में मौजूद रहेंगे। रायपुर में आज मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहेंगे। तो ये बीजेपी के सहयोग केंद्र हैं, यानी कि संगठन के स्तर पर भी कोशिश की जा रही है आम जनता से जुड़ी समस्याओं को हल करने की और इसमें इन बीजेपी के सहयोग केंद्रों में मंत्री भी मौजूद रहेंगे। अलग अलग दिनों में अलग अलग जो मंत्री हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। ये कहें एक बड़ी कोशिश, एक तरफ सरकार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है आम जनता से सीधे संवाद की, दूसरी तरफ
संगठन के स्तर पर भी कोशिश है और उस संगठन के सहयोग केंद्र में मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तनु वर्मा इस खबर पर भी हमारे साथ बनी हुई हैं। तनु, बीजेपी के सहयोग केंद्र सरकार के साथ साथ संगठन की भी कोशिश है, दोहरे प्रयास आम जनता से सीधे जुड़ने की, उनकी समस्याओं को जानने की। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, अब ऐसे में लास्ट में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये सहयोग केंद्र और जनदर्शन कार्यक्रम को इससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि अब सीएम साय तो हैं, जनता से सीधे संवाद कर ही रहे हैं। अब इसके साथ ही अलग अलग मिनिस्टर्स जो हैं वो भाजपा कार्यालय में आम जनता से सीधे संवाद करेंगे। आम जनता अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को भी जो समस्या है वो भी अपनी समस्या वहां पर रख सकेंगे। और इसी कड़ी में आचार संहिता से पहले भाजपा कार्यालय में सहयोग केंद्र का जो है वो आयोजन किया जाता था और आचार संहिता के चलते ये जो है अभी इस पे ब्रेक लगा था, जिसके बाद आज से फिर इसे जो है वो शुरू किया जा रहा है। और आज पहले दिन भाजपा कार्यालय में करीब 2 से 5 बजे तक सहयोग केंद्र का आयोजन जो है वो किया जाना है। और पहले दिन मंत्री लखनलाल देवांगन आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, जिसके बाद दयाल दास बघेल जो है दूसरे दिन समस्याओं के निराकरण के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव और हेल्थ मिनिस्टर श्याम बिहारी जायसवाल भी जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तो लगातार अलग अलग दिन अलग अलग मिनिस्टर्स जो है वो लोगों की समस्या को जो है वो सुनेंगे, समस्याओं का निराकरण का काम यहां पर किया जाएगा। क्योंकि साल के अंत में नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में उसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए सीधे मिनिस्टर्स जो हैं और सीएम साय जो है आम जनता से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं। इसके साथ ही योजनाओं का फीडबैक भी ऐसे कार्यक्रम में लिया जाता है कि जो केंद्र सरकार की योजना है उनके क्षेत्र में उन योजनाओं का कैसा क्रियान्वयन हो रहा है, उस योजनाओं में बेहतर ढंग से सरकार और आगे क्या कर सकती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर इस तरह के आयोजन जो है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो भविष्य की सियासत के लिहाज से भी कोशिश बीजेपी की जो जुड़ाव है आम जनता से वो पार्टी का और नेताओं का बना रहे और अलग अलग दिन अलग अलग मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी इन बीजेपी सहयोग केंद्रों पर। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब खबर भोपाल से, जहां विधानसभा सत्र का चौथा दिन है आज और सत्र के चौथे दिन आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। कई मुद्दों पर ध्यानाकर्षण भी लाया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर ध्यानाकर्षण लाया जाएगा। यूनानी महाविद्यालय पाठ्यक्रम का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विपक्ष लाडली बहना की राशि का मुद्दा भी जोर शोर से उठाने वाला है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीतासरण शर्मा आयुष मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। तो आज मध्य प्रदेश में विधानसभा का चौथा दिन है, सत्र का चौथा दिन है और आज बजट पर चर्चा होगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने के प्रयास में रहेगा विपक्ष। तो आपको एक बार फिर बता दें, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन मध्य प्रदेश का और इस पर आज कई मुद्दों पर विपक्ष तैयारी के साथ आया है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, चौथा दिन है सत्र का और आज बजट पर चर्चा संभव है, लेकिन कुछ खास बिंदु जरूर रहेंगे जिन पर संभव विपक्ष का फोकस रहे। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया है और लगभग 3.65 लाख करोड़ का ये बजट है और मध्य प्रदेश के तमाम जो लोग हैं, चाहे वह युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो और खेल खिलाड़ी हो या फिर स्टूडेंट्स हो, सभी का इस बजट में ख्याल रखा गया है। लेकिन विपक्ष को ये बजट रास नहीं आ रहा और यही कारण है कि जब बजट का अभिभाषण शुरू हुआ था और उसके तत्काल बाद विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था और कई बार सदन से वॉकआउट भी किया। तो ऐसे में जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार विपक्ष हमलावर हो सकता है, खासकर संकल्प पत्र में जो वादे जनता से किए गए थे उनको लेकर जरूर हमलावर विपक्ष हो सकता है। चाहे वह लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि की बढ़ोतरी हो, किसानों को गेहूं और धान की खरीदी के लिए एमएसपी की बात हो, युवाओं को स्वरोजगार के लिए मिलने वाली मदद हो या फिर सीखो कमाओ योजना जैसी योजना के तहत मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो। ये तमाम वो मुद्दे हैं जिनको लेकर आज विपक्ष
हमलावर रहेगा। जैसे ही सदन में आय व्यय यानी जो बजट है उस पर जब चर्चा शुरू होगी तो निश्चित तौर पर विपक्ष इन मुद्दों को लेकर घेरने वाला है। इसके साथ ही अगर आज की बात करूं तो ध्यानाकर्षण के माध्यम से जनहित से तमाम जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो है विधायक जरूर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करेंगे और निश्चित तौर पर उसकी तरफ से जवाब भी सामने आएंगे। अब देखना होगा किस तरीके के जवाब आते हैं। तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है जिसको लेकर पहले दिन से विपक्ष चल रहा है वो है नरसिंह घोटाला। जिस तरीके से सदन के शुरू होने के पहले ही अप्रिल पहनकर विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायकों ने किया था, दूसरे दिन भी हंगामा किया और कल भी जिस तरीके से लगातार वो और अधिक चर्चा करने के लिए हंगामा करते रहे थे। हालांकि ध्यानाकर्षण के माध्यम से लगभग 7 घंटे की चर्चा मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिहाज से देखो सबसे बड़ा ध्यानाकर्षण का जो समय था वो नरसिंह को दिया गया था 7 घंटे का, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जो सवाल पूछे गए थे उसका जवाब नहीं दिया गया। सीधे तौर पर मंत्री और जो अधिकारी है जो नर्सिंग काउंसिल से जुड़े हुए थे उनको बचाने का प्रयास जो है सत्ता पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और यही कारण है कि विपक्ष नर्सिंग घोटाले को लेकर भी लगातार हमलावर है। और देखिए सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी इस सत्र के हंगामेदार रहने के पूरी तरीके से आसार नजर आ रहे हैं। जी प्रसाद, बिल्कुल, यानी कि नर्सिंग के साथ लाडली बहना और किसान और बेरोजगारी का मसला भी प्रमुख तौर पर रहने वाला है, रहेगा। शैलेंद्र, आगे भी आपसे बात करेंगे। और खबर छिंदवाड़ा से, जहां अमरवाड़ा में प्रचार करेंगे सीएम। अमरवाड़ा उपचुनाव में चुनाव प्रचार और आज और कल अमरवाड़ा में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज शाम 5 बजे अमरवाड़ा पहुंचेंगे और आज सामाजिक व्यापारिक संगठनों से भी वो चर्चा करेंगे। कल छिंदी गांव सुरला खापा मंडल में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जनसभा होगी। तो छिंदवाड़ा में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में कमलनाथ, जीतू पटवारी भी चुनाव प्रचार करेंगे। आज और कल दोनों बड़े नेताओं के दौरे प्रस्तावित हैं। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे जीतू पटवारी और कमलनाथ। कार्यकर्ताओं की कमलनाथ बैठक भी लेंगे। तो अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। और न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, अमरवाड़ा चुनाव भी अगर हम कहें तो एक लिहाज से नाक का सवाल भी है। एक तरफ सत्ता पक्ष है, कोशिश करेगी कि हर हाल में सीट को जीता जाए, दूसरा कांग्रेस का गढ़ रही अमरवाड़ा, कोशिश होगी कि उसे वापस हासिल किया जाए। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये अमरवाड़ा का उपचुनाव जो है वो साख का सवाल बन गया है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हाल ही में छिंदवाड़ा में कमलनाथ का गढ़ जो कहा जाता था वहां उनके बेटे नकुलनाथ को एक बड़ी हार मिली और उसके बाद वहां पर अब पहला चुनाव हो रहा है और ऐसे में अब कमलनाथ खुद उस इलाके में एक्टिव हो गए, कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे। तो वो हर हाल में ये चाहेंगे कि ये चुनाव जो है वो कांग्रेस जीते ताकि एक मैसेज जो है वो छिंदवाड़ा की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को जाए कि कमलनाथ का जलवा आज भी उस इलाके में बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सत्ता पक्ष की बात करूं तो देखिए हाल ही में जिस तरीके से जिक्र कर रहा था मैं कि चुनाव बीजेपी ने जीता है, लंबे समय बाद वहां बीजेपी चुनाव जीती है और जब विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई, लेकिन उस दौरान भी हमने देखा कि छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा क्षेत्र जो है वो कांग्रेस जीतने में कामयाब रही थी। तो ऐसे में बाई इलेक्शन जब हो रहा है तो उस बाई इलेक्शन में बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। जिस तरीके से लोकसभा को लेकर भी दावा था और वो जीती भी, विधानसभा को लेकर भी दावा कर रही है कि अब जो है वो छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ नहीं बचा है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं उनकी हितग्राहियों का गढ़ जो है वो अमरवाड़ा हो गया है। और यही कारण है कि वहां पर जो है वो धार्मिक कार्ड जो है वो कांग्रेस ने खेला है। कमलेश शाह जो 3 बार कांग्रेस के टिकट पर वहां से विधायक रहे, चौथी बार वो बीजेपी के टिकट पर मैदान पर है। तो वहीं आंचल कुंड के जो महाराज है, छोटे महाराज, उनको पार्टी ने मैदान में उतारा क्योंकि आंचल कुंड से जो है उस इलाके के आदिवासी वोटरों की आस्थाएं जुड़ी है। तो ऐसे में आस्था के नाम पर कांग्रेस जो है वो इस चुनाव को जीतना चाहती है। तो सीधे तौर पर ये चुनाव जो कमलेश शाह और धीरेन्द्र शाह के बीच में है, लेकिन आस्था और राजघराने के बीच में ये चुनाव हो रहा है। देखना होगा कि जनता किसके दावों और किसके वादों पर एतबार करती है। हालांकि आज डॉक्टर मोहन यादव शाम को वहां पहुंचेंगे, 1-2 सामाजिक कार्यक्रमों में और व्यापारिक कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे और कल भी वो वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल, यानी कि जिस अंदाज में लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी थी, इस बार भी वो पूरी ताकत, अगर हम कहें कि एक बाय इलेक्शन में अगर मुख्यमंत्री प्रचार करने जा रहे हैं तो ये वाकई बड़ी बात है। शुक्रिया शैलेंद्र आपका जानकारी के लिए। और खबर भिलाई से, भिलाई के युवक को पुणे में बंधक बनाया गया। काम करने के लिए पुणे गया था युवक को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए मांगे गए। पैसे देने के बावजूद बंधक युवक को अभी तक छोड़ा नहीं गया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सुपेला पुलिस
मामले की जांच में जुटी हुई है। भिलाई से ये बड़ी खबर है। भिलाई के एक युवक को पुणे में बंधक बना लिया गया है। दरअसल पुणे काम करने के लिए युवक गया हुआ था और अब युवक को छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए मांगे गए। हालांकि पैसे भी दे दिए गए, चुका दिए गए, बावजूद अभी तक युवक को छोड़ा नहीं गया है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। सुपेला पुलिस मामले में कार्रवाई भी कर रही, कोशिश है जल्द से जल्द युवक को छुड़ाने की। और न्यूज 18 संवाददाता मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, वजह क्या है, क्यों इस युवक को बंधक बना लिया गया? बावजूद पैसे भी दे दिए गए, फिर भी बंधक नहीं छोड़ रहे हैं। देखिए प्रशांत, ये पूरा मामला जो है वो भिलाई का एक युवक है, वो काम करने के लिए पुणे गया हुआ था और वहां पर वो बंधक बना लिया गया। जब उसकी बहन ने वहां पर संपर्क किया तो ये पता चला कि जिस कंपनी में वो काम करता था, ऐसा बताया गया कि उसके कारण कंपनी को नुकसान हुआ है, इसलिए 50,000 रुपए की डिमांड की गई। उसकी बहन ने 50,000 रुपए भी भेज दिए, लेकिन बावजूद उसको नहीं छोड़ा गया। जब और क्वेरी की गई तो ये पता चला कि जो जिसको पैसे दिए थे उसके माध्यम से कंपनी को मिले ही नहीं, इसलिए वजह से उसको छोड़ा नहीं गया। काफी दिनों तक वो परेशान होती रही। आखिरकार उसने पुलिस की शरण ली है। इस मामले में प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। तो ये पूरा मामला बंधक बनाए जाने का है, लेकिन किन परिस्थितियों में और इनको बंधक बना के रखा गया है और क्या कारण है, तो पुलिस की विवेचना में बहुत कुछ स्पष्ट होगा। तो अभी सुपेला पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है और जांच के बाद में और बहुत कुछ मालूम चल पाएगा। मिथिलेश, पुणे पुलिस से कोई संपर्क नहीं हुआ क्या छत्तीसगढ़ पुलिस का? दूसरा ये कि बंधक आखिर कैसे बना लिया गया? बंधक बनाया तो फिर कंपनी के खिलाफ भी एक्शन बनता है। देखिए पुलिस की जांच में यही बात मालूम चलेगी कि आखिरकार वो कौन सी कंपनी थी, वो कहाँ काम करता था, उसको किन परिस्थितियों में बंधक बनाया गया, क्या वजह सिर्फ 50,000 रुपए तक ही सीमित थी या और वजह थी। तो पुलिस की जांच है, ये जरूर होगा कि छत्तीसगढ़ की पुलिस जो है वो पुणे की पुलिस से संपर्क करेगी और पूरे मामले में जांच करेगी। इसमें कितने फैक्ट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ भी नजर आ रहा है कि सिर्फ 50,000 रुपए के लिए उसको बंधक बनाया गया। इस जांच का विषय है, जांच की बात आगे बढ़ेगी। शुक्रिया आपका मिथिलेश पूरी जानकारी के लिए। और उधर बलरामपुर में धान खरीदी में गड़बड़ी पर बड़ा एक्शन हुआ है। 1 करोड़ 10 लाख की धान खरीदी में गड़बड़ी सामने आई है। 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 3,576 कुंटल धान और 12,983 नग बारदाना कम मिला है। धान उपार्जन केंद्र विजयनगर का ये मामला है। आरोपियों की तलाश में अब पुलिस जुटी हुई है कि आखिर ये धान चला कहां गया। सूरज गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। सूरज, क्या शुरुआती तौर पर जानकारी लगी, आखिर ये कैसे धान गायब हो गया, कहां गया धान? प्रशांत, मैं बता दूं कि बलरामपुर जिले के विजयनगर धान उपार्जन केंद्र का मामला है, जहां पर 1 करोड़ 10 लाख से अधिक के गबन का मामला सामने आया है। अब ये मामले की जांच खाद्य निरीक्षक के द्वारा की गई थी। निरीक्षण के दौरान जब ये पाया गया कि मौके पर धान कमी पाई गई, जिस पर जब बारीकी से जांच की गई तो 3,576 क्विंटल धान और 12,983 नग बारदाना कम पाया गया, जिसकी कुल लागत 1 करोड़ 10 लाख से अधिक आंकी गई है, जिस पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और समिति प्रबंधक सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के एक विजयनगर ही धान खरीदी केंद्र नहीं, कई ऐसे धान खरीदी केंद्र है जहां पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। लगातार मामले प्रकाश में आ रहे हैं, कार्रवाई चली, फिर भी लेकिन जो गड़बड़ियां हो रही है उस पर जो इस पे धान खरीदी प्रभारी हैं उनके हौसले काफी बुलंद है। लगातार गड़बड़ियां करते जाते हैं और लगातार नए नए मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल विजयनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी चलिए, शुक्रिया सूरज पूरी जानकारी के लिए, खबर के लिए। और अंबिकापुर में चर्च निर्माण के खिलाफ लोगों में गुस्सा फैल गया। चर्च निर्माण रोकने के लिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों ने चर्च के जरिए धर्म परिवर्तन करवाने की आशंका जाहिर की। पहले भी चर्च निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया था। ग्रामीणों ने कहा कि फिर से चर्च का निर्माण शुरू हो गया है। लखनपुर ब्लॉक के अरगोती गांव में चर्च बनाया जा रहा है। अंबिकापुर से न्यूज 18 संवाददाता श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, आखिर दिक्कत क्या है लोगों को? अगर चर्च बन रहा है, दूसरा चर्च का निर्माण वैध तरीके से किया जा रहा है, क्या कुछ इसके बारे में और डिटेल? देखिए, ये
ग्राम पंचायत अरगोती का जी। मामला है और अरगोती के जो ग्रामीण हैं वो चर्च को लेकर पहले से ही आक्रोशित हैं, क्योंकि बिना गांव के सरपंच और किसी से भी अनुमति लिए ये चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। और ग्रामीणों का साफ तौर पर ये आरोप है कि जब वहाँ किसी तरह से समुदाय के लोग हैं ही नहीं तो फिर आखिर में क्यों वहाँ पे चर्च का निर्माण कराया जा रहा है। कुल मिला के धर्म परिवर्तन कराने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। और ग्रामीण जो आक्रोशित जो ग्रामीण हैं वो एसडीएम लखनपुर को ज्ञापन सौंपे हैं और चर्च निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। पहले भी जब ये चर्च निर्माण हो रहा था तो उस समय भी ग्रामीणों ने जो अधिकारियों को जानकारी देकर इस चर्च निर्माण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से ये चर्च निर्माण कराया जा रहा था, जिससे जो ग्रामीण हैं वो भड़क गए हैं और इसके बाद जो है इस चर्च को और एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराई है ग्रामीणों ने इस चर्च के निर्माण पर। शुक्रिया श्रवण। उधर यूपी के हाथरस हादसे में पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। इसको लेकर हाथरस से लेकर मैनपुरी तक कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलिस आयोजकों और सेवादारों की तलाश में जुटी है। इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। उधर मैनपुरी में भी देर रात पुलिस की टीम पहुंची, वहां आश्रम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस की टीम आश्रम के अंदर और बाहर करीब 1.5 घंटे तक मौजूद रही। इस दौरान आश्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन इस दौरान पुलिस की टीम को बाबा सूरजपाल नहीं मिला। तो सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा की तलाश लगातार जारी, अलग अलग जगहों पर। और इसी मद्देनजर ग्वालियर में भी दबिश दी गई थी। मैनपुरी सहित तमाम दूसरी जगह जहां जहां आश्रम हैं साकार हरि उर्फ भोले बाबा के, वहां तलाश जारी। वहीं ग्वालियर में भी भोले बाबा के आश्रम पुलिस पहुंची थी। भोले बाबा उर्फ नारायण हरि साकार के आश्रम में पुलिस ने तलाशी ली। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में बाबा का आश्रम स्थित है। तिघरा थाना पुलिस ने आश्रम पहुंचकर तलाशी ली। आश्रम में ताला लगा मिला पुलिस को। मकान मालिक से जानकारी ली गई। बाबा के सेवक ने दरअसल किराए पर यह प्रॉपर्टी ली हुई है। 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था और यूपी के हाथरस में बाबा के सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। और इसी के बाद अलग अलग जगह जहां भोले बाबा के आश्रम मौजूद हैं वहां पर पुलिस सर्चिंग कर रही है। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।